हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी जी के हब में स्वागत है। मैं उदय शंकर और बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि के ऊपर। कृषि से जुड़ा हुआ आज का हमारा ये वीडियो नंबर 1 होगा। कृषि से नेक्स्ट वीडियोस आगे के दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। आज की इस फर्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग क्या बात करेंगे, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। आज हम लोग फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे, मतलब कृषि से जुड़े हुए जितने भी मूलभूत चीज है ना, आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे। फंडामेंटल्स कहने का मतलब है कि कृषि के कितने टाइप है, किस किस प्रकार की खेती की जाती है पूरी दुनिया में और भारत के अंदर भी। आज इन चीजों को हम लोग विशेष तौर पर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 लेके चलते हैं। देखिए कृषि में क्या चीज शामिल है। कृषि का मतलब केवल फसल को उगाना नहीं होता है, कृषि के अंदर पशुपालन को भी सम्मिलित किया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मतलब अगर कृषि शब्द से क्या चीज का बोध होता है, तो कृषि शब्द से खेती का बोध होता है और प्लस पशुपालन का बोध होता है। यानी कि केवल खेती ही कृषि नहीं है, उसके अंदर और भी जो एलाइड सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे चीजों को कृषि के अंदर डाल दिया गया है। यानी कि खेती प्लस पशुपालन। खेती का मतलब होता है कि फसलों को उगाना, फलों को उगाना, ठीक है ना, ये सब कृषि के अंतर्गत है। ठीक है ना, ये सब, ये खेती प्लस पशुपालन इज इक्वल टू एग्रीकल्चर। चलिए पॉइंट नंबर 2 पर हम लोग बात करते हैं कि देखिए आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है और ये चीज ज्योग्राफी में भी पढ़ना है ना। हमारे एक्टिविटी के कितने प्रकार हैं, तो एक होता है प्राइमरी, प्राथमिक, इसके बाद सेकेंडरी, इसके बाद टर्शियरी, इसके बाद क्वाटरनरी। तो ये सारे है ना हमारे एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी है। ये कृषि किसके भीतर आता है, तो कृषि एग्रीकल्चर जो है ना, ये आता है आपका प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत। इसको प्राथमिक क्रियाकलाप कह लीजिए, ठीक है ना। चलिए कृषि किसके अंतर्गत आता है, अगर शॉर्ट में कहा जाए तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज है ना। आप इसको अंग्रेजी में समझे, बेहतर समझ में आएगा। प्राइमरी एक्टिविटीज, अगर हिंदी में कहें तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा गया है। अब इसे हम बाद में हम ठीक है ना किसी अन्य वीडियो में हम लोग सारी क्रियाकलाप को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से बस फंडामेंटल आप ये समझ लीजिए कि कृषि किस सेक्टर के अंतर्गत आता है, तो ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसको सेक्टर भी कह सकते हैं या क्रियाकलाप भी कह सकते हैं। चलिए अब दुनिया भर में कृषि के कितने टाइप्स हैं जो कि प्रैक्टिस किए जाते हैं, ठीक है ना, वो भारत के अंदर भी है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्थानांतरित कृषि को लेकर के, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एक तरह का प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है। मतलब इसको समझिए कि आदिम काल से ये एग्रीकल्चर का ये टाइप चलते आ रहा है। पहले हम ये समझ ली कि स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या है। स्थानांतरित का मतलब क्या, स्थान का परिवर्तन, स्थान का चेंज, ठीक है ना। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में होता क्या है कि इसमें खास तौर पर पेड़ों को साफ कर दिया जाता है, पेड़ों को काट दिया जाता है, वो जला दिया जाता है, पूरा खेत को साफ, ऐसे पूरे फील्ड को साफ कर दिया जाता है, ठीक है ना। और वहां पर वो खेती की जाती है। खेती करने के बाद कुछ समय के बाद वो जो भूमि है वो फिर अपना उर्वरता क्षमता खो देती है और इसके बाद फिर दूसरे जगह पर खेती फिर आगे की दिशा में होती है। मतलब कहने का तात्पर्य कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वैसे एग्रीकल्चर है जिसमें कि स्थान बदल बदल कर खेती किया जाता है। पहले इसमें जंगलों को साफ किया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है, उसको जला दिया जाता है, उसके राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है, वहां पर कुछ सालों तक खेती होती है। जब वहां की भूमि जब खेती लायक नहीं रह जाती है तो फिर उसको छोड़ करके फिर आगे की ओर देखा जाता है। इसको कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है ना। ये सबसे प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, सबसे पुराना एग्रीकल्चर का एक टाइप है। चलिए तो ये भारत में कहां पर होता है, भारत के बाहर ये कहां पर होता है, थोड़ा इन चीजों को देखेंगे। चलिए तो सबसे बड़ा बात है कि स्थानांतरित कृषि को ही कहते हैं स्लैश, मतलब काट देना, एंड बर्न, जलाना, ठीक है ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्थानांतरित कृषि, ठीक है ना, जिसको आप अंग्रेजी पढ़िए, ज्यादा आपको समझ में आएगा। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है ना। चलिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का एक और नाम है, ठीक है ना, को स्लैश एंड बर्न, स्लैश मतलब काट देना, स्लैश एंड बर्न है ना, एग्रीकल्चर भी कहते हैं, है ना। स्लैश बर्न मतलब जला देना, ठीक है ना। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है ना। इसको दहन एंड और कर्तन, इसको अगर हिंदी में कहा जाए, अगर आप हिंदी जानना चाहते हैं तो दहन, जला देना, एवं कर्तन, ठीक है ना,
एवं कर्तन, किसी को पहले रख दीजिए, कर्तन और दहन उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। अंग्रेजी पढ़िए, ये ज्यादा स्पष्ट है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, दहन और कर्तन कृषि कहते हैं, ठीक है ना। इसका एक नाम क्या है, इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है दहन और कर्तन एग्रीकल्चर कहा गया है, ठीक है ना, स्थानांतरित कृषि को। चलिए अब हम ये देखेंगे कि विश्व में ये स्थानांतरित कृषि कहां कहां पर होता है और उसको क्या नाम दिया गया है। अलग अलग जगहों पर इनका अलग अलग नाम है। पॉइंट नंबर 4, हम लोग पॉइंट नंबर 4 में आते हैं, देखते हैं स्थानांतरित कृषि को किस जगह पर क्या कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए तो हम ऐसे चलेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, हस्तांतरित कृषि के नाम, कृषि के अन्य नाम क्या क्या है, कहां कहां पर ये नाम क्या क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। रोक का देखिए, अब हम बात करते हैं, ये थोड़ा नामों को लेकर के थोड़ा सा चर्चा करते हैं। रोक का, रोका कहां पर कहा जाता है, इसका नाम रोका है कहां पर, ब्राजील में। चलिए ब्राजील में ना, मतलब हस्तांतरित कृषि को ना रोका कहा जाता है, आप ऐसे समझिए। अच्छा अब हम इसके बाद आते हैं मिल्पा, है ना, इसको बाद आते हैं मिल्पा। मिल्पा ये कहाँ कहा जाता है, मतलब मिल्पा कहाँ के हस्तांतरित कृषि का नाम मिल्पा है, तो वह मैक्सिको, वह है मैक्सिको। चलिए मैक्सिको और मध्य अमेरिका, है ना, एंड सेंट्रल अमेरिका इसको कहिए, और मध्य अमेरिका, मतलब मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसको कहा गया है, मिल्पा कहा गया है, ठीक है ना। अब सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए। सेंट्रल अमेरिका में आते हैं 7 देश, ठीक है ना। सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत आता है ग्वाटेमाला, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास, बेलीज, पनामा और अल साल्वेडोर। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हमें समझना है कि सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन से देश है, इसको थोड़ा सा नोट भी कर लिया जाए, ये क्या नोट करने वाली बात है। सेंट्रल अमेरिका में भाई कौन कौन से देश आते हैं, चलिए ये सेंट्रल अमेरिकन थोड़ा सा कंट्रीज को एक बार देख लिया जाए। इसमें आता है, पहले चलते हैं ग्वाटेमाला, इसके बाद आता है निकारागुआ, ये सब पुअर कंट्री है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आता है कोस्टारिका, इसके बाद आता है कोस्टारिका, ये सब सेंट्रल अमेरिका के अंदर के देश हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है पनामा, इसके बाद है बेलीज, इसके बाद है होंडुरास, ठीक है ना, और इसके बाद है अल साल्वेडोर, अल साल्वेडोर। चलिए तो हम बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि सेंट्रल अमेरिका में कितने देश से शामिल है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 इसमें कंट्री हैं, ठीक है ना। और ये इसमें इन जगहों पर चूंकि ये पुअर कंट्री है, और यहाँ पर चूंकि ऐसा है कि वन को काट दिया जाता है वहां के आदिम जातियों द्वारा, कुछ दिनों तक वहां पर खेती चलता है, फिर भूमि बंजर हो जाता है, फिर ये आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, मैं बैक से आ रहा हूं, चलिए यहाँ पर देखिए रोका ये ब्राजील में नाम है, ठीक है ना। हस्तांतरित कृषि का रोका ब्राजील में नाम है, मिल्पा का है मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। चलिए मध्य अमेरिका क्लियर हो गया कि मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें ग्वाटेमाला, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, बेलीज, होंडुरास और अल साल्वेडोर जैसे देश आते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका और कहां पर क्या नाम है। चलिए रे ये नाम है, अभी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का दुनिया में कहां कहां पर क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रे कहां का नाम है, तो ये वियतनाम है ना, वियतनाम में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को रे कहते हैं। चलिए चेन्ना कहां पर है भाई, श्रीलंका, चेन्ना कहां पर है, श्रीलंका में। चलिए झूम या झूमिंग की खेती है ना, ये भारत के अंदर होता है, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे, चलिए कोनुकू एक हम आगे देखते, कोनुकू कहां पर इसको नाम दिया गया है, वेनेजुएला, ठीक है ना, इंग्लिश में पढ़िए वेनेजुएला में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को क्या कहा गया है, कोनुकू कहा गया है। चलिए कैगिस है ना, अब हमारा अगला है कैगिस। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस सब एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से आपको बताया जा रहा है। कैगिस जो है ना, ये फिलीपींस में इस तरह की खेती को कैंगिस कहते हैं। चलिए मलेशिया और इंडोनेशिया में इनको क्या कहा जाता है, लदांग, बहुत ये फेमस है। लदांग जो है ना, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि लदांग की खेती किन देशों में होती है, तो ये है मलेशिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है ना। चलिए मलेशिया एंड इंडोनेशिया, चलिए तो इन जगहों पर इनको ये नाम दिया गया है। चलिए एक बार फिर से बैक में आते हैं, सारी चीजों को एक बार समझते हैं। रोका कहां कहा गया, ब्राजील में, मिल्पा का है मैक्सिको में और मध्य अमेरिका में, मध्य अमेरिकन कंट्रीज के बारे में चर्चा हो गया है। रे कहां कहा गया है, वियतनाम में, ये सब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। चेन्ना कहां नाम दिया गया है, श्रीलंका में।
कोनकू कहाँ के लिए? वेनेजुएला के लिए। कैगिस कहाँ के लिए? फिलीपींस के लिए। लदांग ये नाम कहाँ दिया गया? मलेशिया और इंडोनेशिया में। ये सारे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हैं, ठीक है ना। ये सभी के सभी जो है ना हस्तांतरित कृषि के नाम हैं। आप इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर समझिए। चलिए, भारत में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का कहां पर क्या नाम दिया गया, थोड़ा भारत के अंदर में देखते हैं। चलिए, अब हमारा ये पॉइंट नंबर 5 आएगा। देखते हैं कि भारत के अंदर है ना, ये तो वर्ल्ड वाइड हो गया है ना, ये तो दुनिया भर में। रे कहाँ का है? वियतनाम का है। चेन्ना कहाँ का है? श्रीलंका का है। रोका कहाँ का है? ब्राजील का है। मिलिप कहाँ है? तो ये आपका मिल्पा जो है वो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में है। चलिए, भारत के अंदर में इसको कहाँ क्या नाम दिया गया, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। भारत के अंदर, भारत में चलिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, भारत में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हस्तांतरित कृषि, ठीक है ना। चलिए, कहां पर क्या नाम दिया गया है भाई? चलिए, इस नाम को थोड़ा सा देख लिया जाए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं झूम या झूमिंग। झूम की खेती कहां पर, भारत में कहां पर होता है? झूम है ना, अथवा झूमिंग कहिए, ठीक है ना, दोनों में से आप कोई भी कह सकते हैं। ये होता है ना नॉर्थ ईस्ट स्टेट, है ना, उत्तर पूर्वी राज्यों में, है ना। ये कहां पर होता है? झूम की खेती कहां पर होता है? तो उत्तर पूर्वी राज्यों में। अब उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन है जो कि इसमें शामिल है? असम, मेघालय, नागालैंड, ठीक है ना। ये इन राज्यों में इसका नाम है झूमिंग, ठीक है ना। या कोई पूछता है कि झूम की खेती में क्या होता है, आप कह सकते हैं सीधी सी बात, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का एक टाइप है। इसमें वनों को साफ किया जाता है, काट दिया जाता है, जला दिया जाता है, उसके राख को मिट्टी में मिलाकर के खेती होता है। और जब भूमि जब बंजर हो जाती है तो फिर उस भूमि को छोड़कर फिर आगे की ओर बढ़ा जाता है। दिस इज टाइप ऑफ झूमिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, प्राइमरली इन असम, नागालैंड, मेघालय एटसेट्रा। ओके, तो झूम या झूमिंग की खेती कहां पर होता है? तो उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है। चलिए, थोड़ा सा और हम नाम देख लेते हैं कि कहां पर और क्या कहा गया इसको। चलिए, खील, इसी का एक नाम दिया गया है खील। ये खील नाम कहां दिया गया है भाई? हिमालयन क्षेत्र में, हिमालयन क्षेत्र में इसी खेती का नाम है खील। चलिए, आगे भी देखते हैं, कुछ और नाम है। दीपा, दीपा कहां नाम दिया गया? तो देखिए, बस्तर जिला, है ना, ये छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। अब प्लस अंडमान और निकोबार में ये खेती होती है ना, उसका नाम दिया गया है दीपा। अंडमान और निकोबार में ये खेती होती है और इसका नाम दिया गया है दीपा। पामलू, चलिए आगे कुछ और देखते हैं। पामलू की खेती कहां, पामलू नाम की खेती कहां होती है? तो मणिपुर में, ठीक है ना। पामलू जो होती है वो मणिपुर में होता है। हम चलिए, बेहर या वेबर इसको कहते हैं, है ना, वेबर या डहिया। वेबर या डहिया कहां पर ये किया जाता है? ये सब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है और ये किया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, ये किया जाता है मध्य प्रदेश में। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है पोड़ू, पोड़ू या पेंडा। पोड़ू या पेंडा नाम दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। ये आंध्र प्रदेश में होता है, ये जो चीज है ना, ये आंध्र प्रदेश में होता है। ये सब नाम है, ठीक है ना, ये सब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम है। कुरुआ, ये कुरुआ कहां पर ये प्रैक्टिस किया जाता है? झारखंड में। ये सारे नाम जो है ना एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये भारत के अंदर होने वाले ये मेन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, ठीक है ना। ये भारत के अंदर होने वाले ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको आप शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहिए, हस्तांतरित कृषि। चलिए, अब हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। ये हमारा पॉइंट था 5, पॉइंट नंबर 6 में आते हैं। देखिए, ये तो हस्तांतरित कृषि में होगा। हस्तांतरित कृषि में कौन सा मतलब चीज बोया जाता है? इसमें खासतौर पर आलू होता है, कसावा होता है, ठीक है ना। इसमें ज्यादातर इन्हीं का पैदावार होता है, ठीक है ना। चलिए, अब हम आते हैं वाणिज्य कृषि, एग्रीकल्चरल, है ना, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में होता क्या, पहले आप ऐसे समझिए। इसमें बड़े बड़े फार्म आपको नजर आएंगे, बड़े बड़े खेत नजर आएंगे और एक ही तरह का इसमें फसल का उत्पादन होता है। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में आप देखिएगा कि बड़े बड़े खेत हैं, लंबे लंबे खेत हैं, हेक्टेयर के हेक्टेयर खेत हैं और उसमें पता चलेगा कि केवल या तो मक्का है या तो गेहूं है। तो इसको कहते हैं ना कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। इसका ना मतलब जीवन यापन से कोई मतलब नहीं, इसको ना बाजार में बेच करके पैसा कैश किया जाता है, ठीक है ना। तो वाणिज्य एग्रीकल्चर में क्या होता है कि बड़े बड़े फार्म, बड़े बड़े क्षेत्रों में, बड़े बड़े भूखंडों पर एक ही प्रकार के फसलों की खेती होती है, ठीक है ना। चलिए, अब हम आते वाणिज्यिक कृषि, है ना। वाणिज्यिक कृषि में भाई क्या होता है? तो बड़े भूखंड पर आप ऐसे समझिए, मोटा मोटी शब्दों में,
बड़े भूखंड पर है ना एक ही फसल है ना उगाया जाता है, एक ही फसल उगाया जाता है। ज्यादातर इसमें उगाने वाला जो फसल होता है वो होता है मक्का या गेहूं, ठीक है ना। ज्यादातर इसमें जो फसल उगाया जाता है उसका नाम है मक्का और गेहूं। चलिए, ये मैकेनाइज्ड होता है, ये मशीनीकृत होता है। वाणिज्यिक कृषि एक बार फिर से समझते हैं। इसमें क्या होता है कि बड़े भूखंड पर एक ही तरह के फसल उगाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब दुनिया में है ना कहां पर किस तरह के मैदान पर इस तरह की खेती होती है, ठीक है ना। ज्यादातर ऐसी जो खेती होती है ना वो शीतोष्ण मैदानों पर होती है। अब हमें देखना है कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के शीतोष्ण मैदान हैं। हमें देखना है कि दुनिया में ये खेती कहां कहां पर होती है। चलिए, पॉइंट नंबर 7। अब हम लोग कुछ देश देखते हैं, देश समझ लीजिए और शीतोष्ण मैदान समझ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से सुपर इंपॉर्टेंट है। ये शीतोष्ण मैदान के नाम की बात होगी, ठीक है ना। चलिए, अब जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण मैदान का नाम क्या है? डाउन्स। यानी कि डाउन्स में आप ऐसे समझ, डाउन्स एक शीतोष्ण मैदान का नाम है जहां पर बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती होती है। पंपास, आइए, पंपास कहां के मैदान का नाम है? अर्जेंटीना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सीधे सवाल यहां से भी करता है कि पंपास जो शीतोष्ण मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान, आप इसको घास समझिए, शीतोष्ण घास का मैदान ये कहां पर है? पंपास नामक मैदान कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। प्रियरी है ना, प्रियरी मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रियरी जो घास का जो मैदान है ये कहां पर है? तो ये आपका जो प्रियरी है ना वो अमेरिकन क्षेत्र में है, ठीक है ना। प्रियरी जो घास का मैदान है वो कहां पर है? वो अमेरिका में है, ठीक है ना। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, प्रियरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में प्रियरी घास का मैदान का नाम है। उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान का नाम है उसका नाम है प्रियरी। चलिए, एस्टेपी आते, यूरेशिया। चलिए, यूरेशिया में घास के मैदान का नाम क्या है? एस्टेपी है। ये सब ये इसकी बड़ी विशेषता क्या है? ये सब में कौन सा खेती होता है? वाणिज्यिक, है ना, वाणिज्यिक खेती होता है। आप ऐसा समझिए, वाणिज्यिक खेती का तात्पर्य क्या है कि बड़े भूखंडों पर एक ही तरह का फसल का उत्पादन करना, ये आपका वाणिज्यिक खेती का एक उदाहरण है, ठीक है। तो कहां के मैदान को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के मैदान को डाउन्स कहते हैं, अर्जेंटीना में पंपास है, उत्तरी अमेरिका में प्रियरी है, यूरेशिया में स्टेपी है, और दक्षिण अगर अफ्रीका के बारे में बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के जो घास के मैदान है उसका नाम वेल्ड है, ठीक है ना। उसका नाम, इसको आप लो पढ़े, साफ लिख देता हूं। चलिए, ये घास का मैदान का नाम वेल्ड है, ठीक है ना। चलिए, ये उत्तरी अमेरिका के, सॉरी, ये दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान का नाम वेल्ड है। और न्यूजीलैंड, आप इसको शॉर्ट में समझिए, न्यूजीलैंड के घास का मैदान है कैंटरबरी, है ना। कैंटरबरी जो है ना, कैंटरबरी जो है वो न्यूजीलैंड के घास का मैदान है। इन जगहों पर क्या होती है? इन जगहों पर वाणिज्यिक खेती होती है। तो चलिए, ये तो पूरा आप ऐसा समझिए कि भारत में भी जो पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में ना बड़े बड़े भूखंडों पर पता चलेगा कि केवल और केवल गेहूं लगा हुआ है, लेकिन ये ज्यादातर ये प्रैक्टिस इन्हीं देशों में होता है। चलिए, वाणिज्यिक कृषि के बाद हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 में, मिश्रित खेती। देखिए, मिश्रित कृषि कहां पर होती है और मिश्रित कृषि में होता क्या है? इसमें एक से ज्यादा फसल लगाया जाता है, प्लस इसके साथ साथ पशुपालन भी होता है। मिश्रित कृषि किसको कहते हैं? एक से ज्यादा फसल का उत्पादन, आप ऐसे समझिए, एक से ज्यादा फसल का उत्पादन होता है, एक से ज्यादा फसल लगाया जाता है, ठीक है ना। एक से ज्यादा फसल का उत्पादन होता है, उसको मिश्रित कृषि कहते हैं। चलिए, अब प्लस, है ना, इसके साथ खेती के साथ साथ पशुपालन का भी काम किया जाता है, इसको कहते हैं मिश्रित कृषि, ठीक है ना। भारत में क्या होता है, अगर आप कभी खेती बाड़ी के काम से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि भारत के अंदर में मिश्रित कृषि कैसे कैसे होता है। भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अगर आप खेती बाड़ी के कामों से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि गेहूं के साथ साथ, ठीक है ना, गेहूं के साथ साथ चना का भी फसल बोया जाता है। तो ये भारत के अंदर मिश्रित कृषि क्या है? गेहूं के साथ चना, सबका अपना अपना एकदम पेयर है। गेहूं के साथ आप चावल नहीं बो सकते हैं, गेहूं के साथ तो चने जाएगा मिश्रित कृषि के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए, मक्का के साथ मूंग, ठीक है ना, मक्का के साथ मूंग, देखिए ये मिश्रित खेती का ये सब टाइप है। अच्छा, जवार के साथ उड़द, जवार के साथ उड़द, ये भारत के अंदर ना प्रैक्टिस किया जाने वाला ये आपका मतलब मिश्रित कृषि है। चलिए, मिश्रित कृषि के बाद हम आते पॉइंट नंबर 9 में ले लेते हैं। चलिए, मिश्रित कृषि से हम क्या समझते हैं? ये भी एक तरह का वाणिज्यिक कृषि ही है, ये सब वाणिज्यिक कृषि का टाइप है।
इसमें होता क्या कि एक से ज्यादा फसल का उत्पादन एक साथ हम करते हैं, और साथ साथ इसके साथ साथ खेती के साथ साथ पशुपालन का भी काम होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको मिश्रित कहा गया है। अब भारत के अंदर में कौन कौन सा फसल पेयर में जोड़ा में बोए जाते हैं, तो गेहूं के साथ चना, मक्का के साथ मूंग और ज्वार के साथ उड़द, ये मिश्रित खेती का भारत के अंदर प्रकार है। ये मिश्रित खेती का भारत के अंदर प्रकार है। चलिए अब हम आगे आते हैं, यह ना इसको कहते हैं रोपण कृषि। देखिए रोपण कृषि में होता क्या है कि इसमें कुछ खास तरह के ना फसल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना, जैसे कि चाय, कहवा, रबड़, ये सब ना रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से हम बात करते हैं, रोपण कृषि के लिए क्या चाहिए? श्रम चाहिए। देखिए इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए श्रम चाहिए। रोपण कृषि के अंतर्गत आने वाले खेती के लिए श्रम चाहिए, प्लस क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। थोड़ा ध्यान दिया जाए। अब प्लस क्या चाहिए? नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बढ़िया नेटवर्क चाहिए, परिवहन का एक बहुत अच्छा नेटवर्क चाहिए, यानी कि विकसित परिवहन चाहिए, नहीं है ना, तब ना कच्चा माल जाएगा फैक्ट्री तक, कल कारखानों तक, और विकसित आप ऐसे समझिए परिवहन व्यवस्था होना चाहिए, है ना, और विकसित परिवहन व्यवस्था या परिवहन जाल आप उसको जो कह लीजिए, एक विकसित परिवहन जाल होना चाहिए। चलिए अब इस रोपण कृषि के अंतर्गत कौन कौन से फसल बोए जाते हैं, देखिए ये तो रिक्वायरमेंट है। ये बात क्या हुआ, रोपण कृषि के लिए क्या क्या चीज की जरूरी है? तो श्रम की जरूरत है, पूंजी की जरूरत है, और विकसित परिवहन व्यवस्था की जरूरत है। चलिए अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजों की खेती होती है, थोड़ा सा उस चीज को देख लिया जाए। देखिए रोपण कृषि के अंतर्गत आने वाला जो खेती है, रोपण कृषि के अंतर्गत आता है चाय, कहवा, ठीक है ना, रबड़, ये इन सब की खेती, काजू, इन सब की खेती है ना, सब रोपण कृषि के अंतर्गत आने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं गन्ना, कपास, गन्ना, कपास, ये सारे जो चीज हैं ये रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम आते हैं रोपण कृषि के बाद, ये सब क्या है? ये सब कृषि का टाइप है। चक्रीय, चक्रीय कृषि क्या है भाई, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। ये सब क्या है? ये सब कृषि का फंडामेंटल्स हैं, ठीक है ना। देखिए चक्रीय कृषि में होता क्या है, मान लीजिए कि आप कोई फसल लगातार आप उपजा रहे हैं, तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है ना धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो इस भूमि को बंजर बनाए रखने के लिए, बंजर से बचाए रखने के लिए क्या होता है कि उस फसल को छोड़ करके वैसे फसल को बोया जाता है जो कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में मदद करते हैं, मतलब कि भूमि के उर्वरता को वो संतुलन बनाए रखते हैं। देखिए ये चक्रीय कृषि, साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब आप समझ रहे हैं, कोई एक फसल एक साल, फिर वो फसल दूसरे साल नहीं, दूसरा साल कोई और फसल। खास तौर पर इसमें दलहनी फसल ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है चक्रीय कृषि में। क्यों ऐसा होता है? ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति जो है ना वो संतुलित रहे, बना रहे। तो चक्रीय कृषि का मतलब मेन फंडा क्या है चक्रीय कृषि में, कि इसमें दलहनी फसल की प्रमुखता दी जाती है, आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। चक्रीय कृषि में क्या होता है, इसमें मतलब एक फसल के बाद दूसरा फसल जो बोया जाता है उसमें दलहनी खेती की फसल की प्राथमिकता दी जाती है। चलिए इस कृषि में है ना, इस कृषि में है ना, एक फसल के बाद, एक फसल के बाद है ना दूसरा फसल, एक फसल के बाद है ना दूसरा फसल, दूसरा फसल बोया जाता है जो कि अलग होता है, ठीक है ना। इस कृषि में क्या तो एक फसल के बाद दूसरा फसल है ना बोया जाता है, बोया जाता है, जिससे है ना मिट्टी की उर्वरता क्षमता है ना, उर्वरता क्षमता बरकरार रहे। चलिए आप ऐसे समझिए, इसको ना साइक्लिक कहते हैं, साइक्लिक एग्रीकल्चर कहते हैं। इसमें दलहनी फसल है ना, क्यों दलहनी फसल क्या करते हैं, देखिए ये वायुमंडल से सॉरी ये हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ग्रहण करके और वो मिट्टी में फिक्स करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जब कम हो जाएगा तो फिर भूमि में उर्वरता क्षमता की कमी हो जाएगी, क्योंकि पेड़ की बढ़ोतरी के लिए नाइट्रोजन का होना जरूरी है। तो इसमें दलहनी फसल प्रमुख है ना, इसमें दलहनी फसल प्रमुख है, क्योंकि ये फसल क्या करते हैं, क्योंकि ये फसल जो है ना नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में मदद करते हैं, क्योंकि ठीक है ना ये फसल
नाइट्रोजन के मिट्टी में फिक्स करने में मदद करते हैं और इसको कहा गया है चक्रीय एग्रीकल्चर। चलिए अब हम आते हैं रैंचिंग। अब हमारा अगला जो है ना वो है रैंचिंग, ठीक है ना। देखते हैं कि रैंचिंग, इसका नाम ही है रैंचिंग एग्रीकल्चर, रैंचिंग कृषि, हिंदी में भी रैंचिंग कहेंगे, ठीक है ना। चलिए इसमें जानते क्या होता है, इसमें वनस्पतीय घास के मैदान पर ना फसल नहीं बोया जाता है, कोई तरह का फसल नहीं बोया जाता है, इसमें पशुपालन किया जाता है। कोई खास तरह का ना पशु को इसमें चराया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा, अमेरिका में देखिएगा सुअर पालन होता है, भेड़ पालन होता है, वो सब रैंचिंग एग्रीकल्चर का नमूना है ना। इसमें आप ऐसे समझिए ना कि इसमें खेती नहीं करके, रैंचिंग एग्रीकल्चर में होता क्या है, इसमें खेती का काम ना हो करके इसमें पशु पालन किया जाता है, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार की कृषि में ठीक है ना, चलिए पशुओं को पाला जाता है। किसके लिए भाई, तो दूध के लिए, मांस के लिए, उसके ऊन के लिए, ठीक है ना, पालन किया जाता है। बस यही आप समझिए रैंचिंग एग्रीकल्चर में होता क्या है, इसमें कोई तरह का फसल का उत्पादन नहीं होता है, बस आप ये समझिए कि इसमें पशु का पालन किया जाता है, जिससे कि उससे मिल्क, उसका ऊन, उससे चमड़ा प्राप्त किया जा सके। चलिए ठीक है, ये तो अब हम लोग पॉइंट नंबर 12 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 12 में देखिए, अब हम बात करते हैं कि बुआई के आधार पर कृषि के कितने प्रकार है। बुआई ये तो हो गया कृषि का टाइप की, मिश्रित एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, चक्रीय एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, हस्तांतरित एग्रीकल्चर का किसे कहते हैं। बुआई के आधार पर भारत में कृषि के 3 टाइप है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। चलिए बुआई के आधार पर आप ऐसे समझिए, भारत के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, कृषि के 3 टाइप, कृषि के 3 प्रकार, या कृषि कहिए या फसल कहिए, ठीक है ना। ये 3 प्रकार कौन कौन भाई प्रकार है, ठीक है ना। पहला जो है वो आपका है खरीफ की फसल, है ना, इसको खरीफ की फसल कहिए, खरीफ फसल, ठीक है ना। देखिए ये खरीफ का फसल का बुआई कब होता है, ये होता है जून जुलाई में। बुआई का काम कब होता है इसका, चलिए अभी भारत के अंदर में जब बरसात जब शुरू होता है तब खेती का काम शुरू होता है जून जुलाई में। कटाई कब हो जाता है, तो अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। अब इसके अंतर्गत आने वाले फसल कौन कौन है भाई, जो कि मानसून सीजन में बोया जाता है और जाड़ा आते आते कट जाता है, तो इसमें आने वाला जो फसल है वो चावल। ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से आप ऐसे समझिए, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस सीजन में क्या बोया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है ना। ये पॉइंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बुआई के आधार पर किसी के 3 प्रकार हैं। तो एक है खरीफ फसल, खरीफ फसल कब बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है। चलिए कब काटा जाता है, तो ये काटा जाता है अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। अब इसके अंतर्गत आने वाले भाई फसल कौन कौन है, तो उसमें चावल है, चलिए जवार है, जितना मोटा अनाज है आप ऐसा समझिए, जवार, बाजरा, ये सब आपके, ठीक है ना, मक्का, ये सब जूट, कपास, है ना, ये सब आते हैं सर, ये सब सारे आते हैं खरीफ फसल के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए तो खरीफ फसल के अंतर्गत आने वाले कौन कौन फसल है, चावल है, जवार है, बाजरा है, मक्का है, ठीक है ना। चलिए जूट है, कपास है, चलिए और भी कुछ ले लेते हैं, मूंगफली, देखते चलिएगा। इसके बाद अरहर, सोयाबीन, ये सब कौन से फसल है, ये सभी के सभी जो है वो खरीफ की फसल है। चलिए अब आते पार्ट बी में आते हैं, रबी की फसल। रबी फसल देखते हैं सर, ये कब बोया जाता है और कब काटा जाता है। बुआई इसका कब होगा, जाहिर सी बात है कि ठंड ऋतु में इसका बुआई होता है, ठीक है ना। इसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, और ये गर्मी के दिन में है ना, अप्रैल महीना तक में ये मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो इसका जो बुआई का जो सेशन है वो कब से कब, एक काटा जाएगा तो एक बोया जाएगा, जाहिर सी बात है इसका नवंबर और दिसंबर इसका बुआई सेशन है। अच्छा अब इसका कटाई कब होता है, कटाई जो होता है वो मार्च अप्रैल के भीतर होता है, मार्च अप्रैल के भीतर होता है। चलिए अब इसमें फसल कौन कौन भाई फसल है जो कि जाड़े में बोया जाता है और गर्मी आते आते काट लिया जाता है। तो इसमें सबसे प्रमुख फसल है गेहूं,
थोड़ा ध्यान देना है। देखिए चावल जो है वो रबी की फसल है, और जो गेहूं सॉरी चावल जो है वो खरीफ की फसल है, और जो गेहूं है वो रबी की फसल है। चलिए अब गेहूं के साथ साथ इसी सीजन में हमें चना भी खाने को मिलता है, चना का साग वगैरह खाने को मिलता है, तो चना रख लीजिए, सरसों रख लीजिए, जितना तीसी वगैरह है ना सब इसी में आता है। सरसों रख लीजिए, मटर रख लीजिए, वो सब रबी की फसल में आता है, ठीक है ना। मटर रख लीजिए, ये सारे के सारे जो है ना वो मटर, सरसों, जौ, ठीक है ना, मटर, सरसों, जौ, ये सब आते हैं रबी के फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। चलिए तीसी वगैरह ये सब रबी के फसल के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब थोड़ा यहां समझा जाए, बहुत समझने वाली बात क्या है कि जो जवार है वो रबी और खरीफ दोनों सीजन में उसे उगाया जाता है। देखिए उत्तर भारत में जवार जो होता है ना वो खरीफ की फसल है, लेकिन दक्षिण भारत में यही जवार रबी और खरीफ दोनों के फसल के रूप में इसको जाना जाता है। तो एक जवार जो है ना मोटा अनाज के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है, जवार, ठीक है ना। रबी, खरीफ और रबी दोनों फसल के रूप में उगाया जाता है, खरीफ एवं रबी है ना, दोनों फसल है ना के रूप में उगाया जाता है। खासतौर पर ये रबी बन जाता है, ये रबी और खरीफ जो होता है ना ये साउथ इंडिया में ये ज्यादातर होता है, उत्तर भारत में ये मुख्य रूप से ये खरीफ की फसल है, ठीक है ना। तो खरीफ और रबी दोनों फसल के रूप में आप ऐसा समझिए उगाया जाता है। चलिए और जो तीसरा जो टाइप है, देखिए अभी मैं 3 टाइप के बारे में बात कर रहा था, एक तो हमारा खरीफ की फसल है, दूसरा हमारा रबी की फसल है, तीसरा हमारा जो है ना इसको जायद फसल कहते हैं, है ना, इसको सी कह लेते हैं, सॉरी ABC है ना। चलिए अब हमारा जो तीसरा है ना ये जायद फसल है। देखिए चलिए तीसरा हमारा जो है ना वो जायद फसल है। देखिए जायद फसल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं भाई, तो जायद फसल के अंतर्गत आते हैं ये सब। देखिएगा कि गर्म मई अप्रैल मई में क्या होता है, जब खेत जब खाली हो जाता है, क्योंकि रबी की फसल अप्रैल तक काट ली जाती है, तो फिर खेत में क्या किया जाता है, खाली नहीं छोड़ा जाता है, उसमें आपको खीरा, ककड़ी, तरबूज, प्याज, मूली तरह का इन चीज़ों का उत्पादन होता है, और ये जायद की फसल कहलाता है। ये 2 महीने के फसल होते हैं, फिर जून जुलाई से फिर खरीफ की फसल का सीजन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो जायद फसल ये इसका बुआई का आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ 2 महीने का फसल ही है, इसको अप्रैल मई में बोया जाता है ना। ये अप्रैल है ना, अप्रैल और मई का ये फसल है, अप्रैल मई में इसका बोया जाता है और उसी समय है ना ये काट लिया जाता है। बुआई कटाई मतलब ये 2 महीने का फसल है। प्रमुख फसल जान लीजिए कि जायद फसल में प्रमुख फसल कौन कौन है। इसमें फसल में आता है आपका ककड़ी है ना, तरबूज, खीरा, ठीक है ना। चलिए सब गर्मी के फसल है, ठीक है ना। प्याज, मूली ये सब आ जाते हैं आपके जायद के फसल के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए तो ये हमारा ये बुआई के आधार पर फसल के प्रकार रहा। चलिए ये हमारा जो पॉइंट नंबर था ये हमारा 12 था। पॉइंट नंबर 13 में आते हैं, देखते हैं कुछ और पॉइंट को ले लेते हैं। चलिए फसल के कुछ और भी टाइप है, ये तो बुआई के आधार पर था। अब है कि खाद्यान्न फसल, बागानी फसल है ना, रेशेदार फसल, इस सब में कौन कौन फसल आते हैं। चलिए खाद्यान्न फसल में देखते हैं कि खाद्यान्न फसल में कौन कौन फसल आते हैं। खाद्यान्न फसल में कि कौन कौन फसल को खाद्यान्न फसल के अंतर्गत रखा गया है, तो इसमें है चावल, मक्का, गेहूं, चावल, गेहूं, मक्का, आप ऐसे समझिए ये सभी के सभी जो हैं वो खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। जौ, दाल इत्यादि जो होते हैं खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आते हैं। बाकी के लिए सेक्टर मैंने लिख दिया। चलिए नगदी फसल, नगदी फसल किस फसल को कहेंगे, नगदी फसल उस फसल को कहेंगे जिससे बेच करके तुरंत पैसा प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है ना। इसको बाजार में बेचा जाता है, तुरंत पैसे मिल जाते हैं, इनको नगदी फसल कहा गया है। अब नगदी फसल में कौन कौन फसल आती है, इसमें आता है गन्ना, थोड़ा सा देखा जाए, जूट, फिर आता है कपास, आता है मसाला। देखिए ये सब कौन कौन सा फसल है, ये सभी के सभी नगदी फसल है। इसके बाद आता है तिलहन, इसके बाद आता है तिलहन, और इसके बाद आता है सर आपका फल, फल भी जो होता है ना वो नगदी फसल के अंतर्गत रखा गया है। अब इसके बाद आते हैं बागानी फसल। बागानी फसल में देखते हैं कि बागानी फसल में कौन कौन से फसल बागानी फसल के अंतर्गत आते हैं, थोड़ा इन बागानी फसल को देख लिया जाए। चलिए अब हमारा अगला है ना बागानी फसल। अब बागानी फसल के अंतर्गत किस किस चीज को बागानी फसल के अंतर्गत रखते हैं, तो कॉफी, आप ऐसे समझिए, चाय, रबड़
और नारियल, ये बागान, इनके बागान होते एक तरह से, आप ये मान लीजिए। चलिए तिलहन में कौन कौन से आते हैं, तिलहन में कौन कौन से आते हैं थोड़ा देख लिया जाए। देखिए मूंगफली, तिलहन में आने वाला कौन कौन से है, मूंगफली, सरसों, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखा जाए, सोयाबीन, ठीक है ना, ये सभी के सभी सर आपके तिलहन में आते हैं। सूरजमुखी, है ना, ये सभी के सभी आते हैं तिलहन में। चलिए, और इसके बाद आते हैं रेशेदार फसल, तो जिसमें रेशा हो, तो जूट और कपास जो है ना रेशेदार फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। चलिए, जूट और कपास जो है ना वो रेशेदार फसल के अंतर्गत आते हैं। चलिए, तो ये हमारा जो बात रहा वो ये खाद्यान्न फसल का हो गया, ठीक है ना। चलिए पॉइंट नंबर 13 तक पॉइंट नंबर 14 में आते हैं। चलिए देखिए, फसल के उत्पादन के लिए, अच्छे विकास के लिए ना 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पोषक तत्वों की कितनी जरूरत होती है, पेड़ों के वृद्धि के लिए टोटल है ना 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें 3 प्रमुख हैं, चलिए, तो हम कह सकते हैं कि फसलों के अच्छे विकास के लिए ठीक है ना 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, जरूरत होती है। आज इसमें जो 3 है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए हम आते हैं, जैसे कि देखिए मुख्य पोषक तत्वों में कौन कौन है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मुख्य पोषक तत्वों में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, मुख्य पोषक तत्वों में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ठीक है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है ना ये मुख्य पोषक तत्वों के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, चलिए सबसे शुरुआती बात को पहले हम लोग लिया जाए, वहां से हम लोग एक एक चीज को पहले समझेंगे। देखिए चलिए एक बार इसको पहले रिकैप कर लेते हैं, सारी चीजों को रिकैप कर लेते हैं। कृषि के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो इसमें खेती और पशुपालन शामिल है। चलिए, कृषि जो होता है वो प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत आने वाला चीज है। हस्तांतरित कृषि दुनिया में कहां कहां होती है और उनका क्या नाम दिया गया, उसका चार्ट आपको यहां दे दिया गया, रोका, ब्राजील, मिल्पा, मेक्सिको इत्यादि। हस्तांतरित कृषि को ही है ना स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर, दहन, कर्तन और दहन, या दहन और कर्तन आप इधर उधर कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, इसको कहते हैं। चलिए अच्छा, इसके बाद भारत के अंतर्गत शिफ्ट एग्रीकल्चर के क्या क्या नाम है, तो झूम या झूमिंग की खेती उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है, खील हिमालयन क्षेत्र में होता है। चलिए, दीपा जो होता है वो बस्तर जिला में और अंडमान निकोबार में होता है, पामलू जो है वो मणिपुर में होता है, वेबर या डहिया आपका मध्य प्रदेश में होता है, पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में, और कुरबा झारखंड में इनके नाम है। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम है। चलिए, वाणिज्यिक कृषि में होता क्या है, बड़े भूखंड पर ही है ना एक तरह का फसल का उत्पादन होता है, ज्यादातर इसमें मक्का और गेहूं आते हैं। चलिए, मिश्रित कृषि के अंतर्गत क्या होता है, एक से ज्यादा फसल का उत्पादन होता है और एक फसल प्लस पशुपालन भी होता है। भारत के अंतर्गत जो मिश्रित खेती होती है उसमें किस फसल के साथ क्या बोया जाता है, थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए। गेहूं के साथ चना, मक्का के साथ मूंग, जवार के साथ उड़द, इसका कॉम्बिनेशन है। रोपण कृषि में क्या चीज की जरूरत होती है ना, श्रम, पूंजी और विकसित परिवहन व्यवस्था की जरूरत होती है। रोपण कृषि के अंतर्गत क्या क्या बोया जाता है, तो इसमें चाय, कहवा, रबड़, काजू इत्यादि का इसमें उत्पादन होता है। चक्रीय खेती क्या होता है, एक फसल के बाद दूसरा अलग फसल बोया जाता है, खासतौर पर इसमें दलहनी फसल का प्रमुख इसमें योगदान है ना, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं। चलिए, रैंचिंग कृषि में क्या होता है, इस प्रकार की कृषि में पशुओं का पालन किया जाता है, कोई फसल का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि इस प्रकार के कृषि में फसल नहीं उगाया जाता है, चलिए बात को आगे देखा जाए। इसमें क्या होता है, बुआई के आधार पर कृषि के 3 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, खरीफ, रबी और जायद। ओके, और जायद की फसल है। खाद्यान्न फसल के अंतर्गत कौन आता है, चावल, गेहूं, मक्का, जवार इत्यादि आते हैं। नगदी फसल वैसे फसल होते हैं कि बाजार में बेच करके तुरंत इनसे पैसा कमा लिया जाता है, तो ये फसल नगदी फसल के अंतर्गत आते हैं। बागानी फसल में चाय, कॉफी, चाय, नारियल इत्यादि आते हैं, और तेलहन में ये सारी बातें आती हैं। चलिए, रेशेदार फसल में जूट और कपास आते हैं। फसल के अच्छे विकास के लिए ना 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें मुख्य पोषक जो तत्व हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है। चलिए अब हम भारत की ओर लौटते हैं, ठीक है ना। देखिए
भारत के अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना योगदान है, तो कहा गया है कि कृषि या कृषि से जुड़े जो क्रियाकलाप है ये लगभग 17 से 18, मतलब उसको अराउंड अबाउट ले लेते हैं, 18% का ये योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में ये करते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कृषि एवं इससे जुड़े क्रियाकलाप एवं इससे जुड़े क्रियाकलाप का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान, भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी आप इसको कहिए, ठीक है ना, में योगदान कितना है, तो लगभग 18% है, लगभग 18%, इसको लगभग में मान लेते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए भारत का अनाज उत्पादन देशों में कौन सा स्थान है, अनाज उत्पादन देशों में भारत का तीसरा स्थान है, ठीक है ना। चलिए, वैश्विक अनाज उत्पादन में, मतलब आप ऐसे समझिए मोटा मोटी तौर पर, अनाज उत्पादन में भारत का स्थान, ठीक है ना, अनाज उत्पादन में भारत का स्थान कितना है, कौन सा, तीसरा स्थान है, ठीक है ना, तीसरा स्थान है। पहला स्थान आपका है अमेरिका, आप ऐसे समझिए, पहला स्थान है अमेरिका, दूसरा स्थान है चीन, और अनाज उत्पादन में तीसरा स्थान है आपका भारत का है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हमारा कृषि से रिलेटेड इतना बात रहा। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग बात को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।